फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने देखा था अक्षरा की सास अक्षरा से कहती है, तेरी कोई कमी नहीं बेटा, पर कभी कभी लगता है कहीं मैंने तेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया। अक्षरा ने माँ के चेहरे की ओर देखा। उसकी उदासी भरी आंखें निशब्द थी। ऐसा लग रहा था कोई शाम है जो ढल रही है, जिसे अगले दिन की सुबह का भी इंतजार नहीं रहा। बस उस ढलती शाम के अंधेरे से ही प्रेम होने लगा हो। तभी उस अंधेरे में एक तारा टिमटिमाया जब माँ ने अगली बात कही, बेटा तुम लोग अपने परिवार को बढ़ाने के लिए क्यों नहीं सोचते? मुझे लगता है अब इस घर में एक नन्हे मेहमान की किलकारियाँ गूंजनी चाहिए। मुझे उम्मीद है संतान का मोह उसे जरूर बदल देगा और उसका रूखापन दूर हो जाएगा। बच्चा अक्षरा सोच में पड़ गई। क्या उसे सोचना चाहिए इस बारे में? अब आगे उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, किससे सलाह ले। रात यही सोचने में गुजर गई, क्या उसे ये कदम उठाना चाहिए अभी, जबकि उसका और जीतू का रिश्ता भी किसी तरह उसे सुकून नहीं दे पा रहा। तो क्या उसे एक नई जिम्मेदारी खुद पर और जीतू पर डालनी चाहिए? क्या वो उठा पाएगा इस जिम्मेदारी को प्यार से? करीब हफ्ता भर उसके दिल में इन्हीं लहरों का ज्वार भाटा आते जाते रहा। उसके मन ने कई कल्पनाएं भी कर डाली नए मेहमान के लिए, पर वक्त उसे किसी से मोह नहीं, न ही वो रुकता है किसी के लिए। अक्षरा ने इस सोच में 2 महीने गुजार दिए और इस बारे में जीतू से बात की तो उसने मना कर दिया कि वो अभी सोचे भी नहीं, क्योंकि नई जिम्मेदारी मतलब नया खर्चा। जीतू के हिसाब से लगभग 6 महीने लगे जीतू को तैयार करने में, और शादी के करीब 2 साल बाद घर में नन्ही किलकारियां गूंजने लगी। सब खुश, बहुत खुश। बच्चे के साथ अक्षरा, माँ और नायरा का वक्त बहुत अच्छा बीतने लगा, पर जतिन को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। बच्चे का वक्त बेवक्त रोना, कपड़े गंदे कर लेना जैसी बातों से जीतू बहुत परेशान हो जाता और अक्षरा पर चिल्ला देता। बहुत बुरा लगता सबको जब वो छोटे से बच्चे पर स्नेह बरसाने की बजाय उस पर अपना रोष बरसाता। उसके स्वभाव ने नहीं बदलना था सो नहीं बदला, पर अक्षरा के जीवन में बदलाव आ गया था। उसने खुद को अपने बेटे के साथ इतना व्यस्त कर लिया कि अब जीतू के व्यवहार का उस पर कोई असर न होता। दोनों के बीच एक अनजानी सी दूरी आने लगी थी, जिसका दोनों को ही आभास नहीं था। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ने लगा। अक्षरा और जतिन का बेटा, जिसका नाम अक्षरा ने बड़े प्यार से आयुष रखा था, 2 साल का हो चुका था। उधर नायरा भी शादी करके अपने ससुराल चली गई थी। शादी के 4 साल में ही अक्षरा 40 साल की नजर आने लगी थी। एक दिन अक्षरा अपने मायके में थी। उसकी एक पुरानी सहेली सोनम, जो उस समय अपने मायके आई हुई थी, अक्षरा से मिलने आई। दोनों ने बैठकर घंटों बातें की और अपनी अपनी कहानी एक दूसरे को कह सुनाई। अक्षरा, तूने देखा है खुद को अपनी उम्र से भी बड़ी लगने लगी है। आखिर क्यों तूने अपने लिए जीना छोड़ दिया? हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा चंचल हुआ करती थी तू, और अब नहीं यार, बदल खुद को। मुझे बहुत बुरा लगा तुझे ऐसे देखकर। सोनम, सब तो बताया ना तुझे, अब तू ही बता क्या करूँ मैं? माँ है ना साथ में, तभी रह पाई उस घर में, वरना जिंदगी किसी जहनुम से कम नहीं थी। यहाँ किसी को नहीं कह सकती अपने दिल का हाल। दीदी पहले ही तलाक लेकर इस घर में रह रही है। जो मैं भी कुछ ऐसा ही करती तो लोग मम्मी पापा को ही ताना देते कि इन्होंने बेटियों की परवरिश सही तरह से नहीं की होगी, तभी तो दोनों अपनी गृहस्थी नहीं संभाल सकी। पर ये जो तूने अपना हाल बना रखा है, ये अच्छा नहीं लगा मुझे। तू कुछ करती क्यों नहीं अपने लिए? तू ही बता, फिर क्या करूं मैं? अक्षरा ने सवाल पर सवाल किया। सुन, तू जॉब क्यों नहीं करती? शादी से पहले भी तो करती थी ना। फिर से शुरू कर। घर से बाहर निकलेगी तो जिंदगी में बदलाव आएगा, नए रंग में जिंदगी खूबसूरत लगेगी। और ये जो काला रंग ओढ़ रखा है ना, इसे बदलने दे इंद्रधनुष में। सोनम की बातें अक्षरा के दिल को पहली बारिश सी लगी। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू से उसका मन खिलने लगा। और इतनी ही देर में आयुष के रोने की आवाज़ से अक्षरा हकीकत में लौट आई और सोनम की तरफ देखकर बोली, और आयुष, इसे कौन संभालेगा? अक्षरा, सब मैनेज हो जाता है। पहले तू तैयार तो हो, फिर बात कर अपने घर में। तेरी सास तेरी पूरी हेल्प करेगी, मुझे उम्मीद है।
चाहे तो एक मेड रख लेना उनकी घर में हेल्प के लिए। अक्षरा को सोनम का कहना अच्छा लगा। सोनम तो अपनी बात कहकर चली गई, पर अक्षरा घंटों इस बारे में सोचती रही। अक्षरा का मन फिर कल्पनाओं में खो गया। उसने घर लौटकर नायरा को फ़ोन लगाया और उससे बात की। नायरा ने अक्षरा का हौसला बढ़ाया। अक्षरा को हिम्मत मिली, तब उसने माँ से बात करने की सोची। माँ, मैं सोच रही हूँ कोई जॉब शुरू कर दूँ। यूँ घर पर रहते रहते एक ऊब सी होने लगी है। थोड़ा बाहर जाऊँगी तो मन बदलेगा मेरा, अगर आप परमिशन दो तो। बेटा, मुझे तेरी किसी भी बात से कभी ऐतराज़ हुआ है क्या? पर तुझे जतिन से पूछना चाहिए एक बार, आखिर उसकी हाँ भी ज़रूरी है ना। माँ, आपने हाँ कह दिया तो अब जीतू से भी बात कर लूँगी आज ही। थैंक यू माँ। अक्षरा खुश होते हुए अपने काम में लग गई। रात जब जतिन अपने कमरे में लैपटॉप पर अपना काम देख रहा था, तब अक्षरा ने अपनी बात कहने की हिम्मत की। जीतू, सुनो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अक्षरा, मैं अभी ज़रूरी मेल्स तैयार कर रहा हूँ, कल सुबह बात करते हैं। पर मेरी बात भी ज़रूरी है जीतू, कभी तो मेरी ज़रूरत को भी प्राथमिकता दिया करो। जतिन ने चश्मा नाक पर लाकर आंखों को ऊपर करते हुए अक्षरा की ओर देखा और कहा, ये सब पागलों की तरह रात रात तक जो मैं काम करता हूँ वो किसके लिए है? मानती हूँ तुम हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत अच्छे से उठा रहे हो, मुझे कोई शिकायत नहीं। पर मैं ये कह रही थी कि अभी अक्षरा की बात पूरी भी नहीं हुई थी। जतिन बीच में ही बोल पड़ा, बस तो फिर कह दिया ना, सुबह बात करेंगे, मतलब सुबह। अब मुझे मेरा काम करने दो। और हाँ, आयुष को दूसरे कमरे में सुला देना, नहीं तो मुझे डिस्टर्ब होगा। अक्षरा चुपचाप आयुष को लेकर दूसरे कमरे में चली गई, जहां नायरा रहा करती थी शादी से पहले। अब वो रूम खाली रहता था और अक्षरा अक्सर आयुष को उसी कमरे में ले जाया करती थी जब भी जतिन को देर रात तक काम करना होता। अगले दिन सुबह चाय के समय अक्षरा ने फिर से जतिन से बात करनी चाहिए, पर जतिन ने रोक दिया कहकर कि शाम को बात करते हैं। अक्षरा फिर मायूस हो गई। एक बार तो मन किया कि पूछे ही नहीं। अब जीतू को परवाह ही नहीं मेरी किसी बात की, वो सुनना तक नहीं चाह रहा, तो मैं क्यों उसकी हाँ के लिए मरी जा रही हूँ। माँ ने तो हाँ कह दिया तो कर लेती हूँ शुरू। पर भारतीय नारी अपने लिए फैसले भी सबकी खुशी का ध्यान रखने के बाद ही सोचती है। वो कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहती जिसमें किसी अपने को जरा भी तकलीफ हो। उसने फिर इंतजार किया। आखिर शाम को चाय पीते समय अक्षरा को मौका मिला और उसने जतिन से अपनी बात कह दी। पागल हो गई हो तुम? तुम्हें क्या ज़रूरत है नौकरी करने की? किस चीज़ की कमी रख दी मैंने जो तुम्हें नौकरी करने की नौबत आ गई? जीतू, नौकरी किसी ज़रूरत के लिए नहीं करनी मुझे। मैं जानती हूँ तुमने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी। पर कहते कहते अक्षरा का गला भर गया। उसकी हिम्मत न हुई ये कहने की कि तुम्हारे होने पर भी जो तुम्हारी कमी मैं महसूस कर रही हूँ, उसके खालीपन से खुद को बाहर लाने के लिए, खुद को फिर से जीने के लिए मुझे नौकरी करनी है। काश आसान होता इन शब्दों को भी चाय की तरह ट्रे में रखकर परोस पाना। कुछ रुक कर उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। पूरा दिन खाली बैठे बैठे बहुत ऊब होने लगी है। बाहर निकलना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। आखिर पढ़ाई लिखाई यूँ ही बर्बाद करने के लिए नहीं की थी, और फिर माँ ने भी तो परमिशन दे दी है, बस तुम हाँ कह दो। पागल मत बनो। जानती भी हो किस तरह की होती हैं लड़कियाँ जो घर से बाहर कदम रखती हैं। नहीं नहीं, तुम्हारा काम है घर संभालना, आयुष को संभालना। पैसा कमाना मेरा काम है, वो मुझे ही करने दो। इस घर को तुम्हारी कमाई की ज़रूरत नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो जीतू? लड़कियां घर के साथ साथ बाहर भी सब संभालती हैं, और ज़रूरत नहीं कि गलत ही हो वो लड़कियां जो नौकरी करने के लिए घर से बाहर कदम रखती हैं। जीतू, कम से कम तुम तो ऐसी बात मत करो। मना किया ना एक बार, एक ही बात पर बार बार बहस मत करो तुम। इतना सुनते ही अक्षरा की आंखें भर आई और उसने माँ की तरफ देखा। जीतू, मैंने अक्षरा को जॉब करने की परमिशन दे दी है और ये जॉब करेगी बस। तुम्हारी राय जाननी थी सो मैंने जान ली, और घर कैसे मैनेज करना है वो हम दोनों सोच लेंगे। अक्षरा, तुम जॉब के लिए तैयारी करो, मैं देखती हूँ तुम्हें कौन रोकता है।
माँ ने आखिर में अपना फैसला सुनाकर सबको खामोश कर दिया। जतिन को थोड़ा गुस्सा आ गया और वो उठकर कमरे में जाने लगा। जब फैसला कर लिया था आप दोनों ने, तो मुझसे पूछने का नाटक क्यों किया? गुस्से में बड़बड़ाता हुआ जतिन कमरे में चला गया। माँ, पर जीतू ने रजामंदी नहीं दी है। अक्षरा ने अपना डर जताया तो माँ ने आश्वासन दिया, तू फिक्र न कर, सुबह तक खुद तैयार हो जाएगा। रात भर जतिन ने बात नहीं की किसी से। सुबह भी बिना किसी से बात किए ऑफिस चला गया। अक्षरा ने तलाश शुरू कर दी। जल्द ही उसे एक अच्छी कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। सुबह जल्दी उठकर सारा काम कर, आयुष के लिए सब जरूरी तैयारियां कर, अक्षरा ऑफिस जाती और शाम को आकर भी सारा काम संभालती। उसमें एक अलग ही ताकत और सुंदरता निखर कर आ रही थी। समय बीत रहा था। अक्षरा जहां जॉब करके खुश थी, वहीं जतिन इस बात से काफ़ी नाराज़ था। अक्सर दोनों में अब तकरार होने लगती। जतिन न जाने कितने ही ताने सुना देता अक्षरा को। अक्षरा भी चुपचाप दूसरे कमरे में जाकर सो जाती। आखिर जतिन ने ही ये आदत डाली थी उसे, पर अक्षरा डगमगाई नहीं। उसने सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लिया था। बहुत खुश थी अक्षरा अपनी इस नई जिंदगी से। बिना किसी डर, बिना किसी सोच के, बेखबर की अब उसकी जिंदगी कौन सी नई करवट लेने वाली है। समंदर की लहरें जो सुकून देती हैं, वो कभी कभी तबाह भी कर देती हैं, और कभी कभी हमारे सामने कुछ ऐसी निशानियां छोड़ जाती हैं कि उन्हें न अपनाया जा सकता है, न ठुकराया जा सकता है। हालात हमारे अनुसार कभी नहीं होते, हमें हालातों के अनुसार होना पड़ता है। अक्षरा ने भी सब संभालना सीख लिया था और कर लिया था समझौता अपने जीवन से। ऑफिस में लेडी बॉस खड़ूस तो नहीं थी, पर काफ़ी सख्त थी। काम में लापरवाही पसंद नहीं थी, पर अक्षरा ने 4 महीने में सबका दिल जीत लिया था। ऑफिस की बॉस से लेकर पीएन तक सबकी पसंदीदा बन गई थी अक्षरा। आज मिस शिवानी ने अक्षरा को एक प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी। शिवानी, अक्षरा, ये बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। इस प्रोजेक्ट को तुम मिस्टर रियांश खुराना के साथ मिलकर पूरा करोगी। ध्यान रखना, तुम हैंडल करोगी और वो तुम्हारे हेल्पर रहेंगे, मतलब पूरी जवाबदेही तुम्हारी ही रहेगी। अक्षरा, जी मैम, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, यकीन रखिए। अक्षरा ने मिस्टर रियांश के साथ बैठकर पूरी तैयारी कर ली थी कि प्रोजेक्ट को कैसे तैयार किया जाएगा। शाम तक सभी इंफॉर्मेशन और डाटा कलेक्ट कर लिया गया था और पेन ड्राइव में सेव कर अक्षरा घर लौट आई थी। घर पहुंची तो देखा माँ कमरे में सो रही है और आयुष बाहर अकेले खेल रहा है। आयुष ने पूरे घर को तहस नहस किया हुआ था और खुद भी बहुत गंदा बना हुआ था। ये सब देखकर अक्षरा चौंक गई। उसने माँ को आवाज़ दी, पर माँ बाहर नहीं आई। अक्षरा माँ के कमरे में पहुंची तो देखा कि माँ सो रही है। माँ, आप सो रहे हो और आयुष को देखिए बाहर क्या उधम मचा रखा है। माँ ने जरा करवट ली और अक्षरा उनके पास आकर बैठ गई। उनका हाथ छुआ ही था कि एहसास हुआ माँ को तेज बुखार है। माँ, आपको तो तेज बुखार है, मुझे फ़ोन किया होता मैं जल्दी आ जाती। रुकिए, मैं चाय लेकर आती हूँ, फिर आप दवा लीजिएगा। माँ का बुखार बहुत तेज था, वो बोल पाने की हालत में भी नहीं थी। अक्षरा ने तुरंत माँ को चाय नाश्ता दिया और फिर दवा देकर वापस सुला दिया और फिर लग गई पूरी रफ्तार से घर के काम में। बीच बीच में आकर माँ को देख जाती। रात तक माँ का बुखार कुछ कम हुआ, पर बहुत कमजोरी थी। इस कारण अक्षरा रात में माँ के कमरे में ही सो गई, कहीं उन्हें कुछ ज़रूरत न हो। अगले दिन सुबह माँ का बुखार काफ़ी कम था। अक्षरा सोच में पड़ गई ऑफिस जाए या नहीं। जतिन ने तो कह दिया था आज वो माँ के पास रहे, पर अक्षरा को प्रोजेक्ट के लिए ऑफिस जाना बहुत ज़रूरी था। माँ ने समझाया कि वो ठीक है और वो ऑफिस चली जाए, पर अक्षरा को फिक्र थी कैसे छोड़ जाए माँ को इस हाल में। उसने नायरा को फ़ोन कर बुला लिया और ऑफिस चली गई। शाम को लौटी तब माँ को फिर तेज बुखार था। करीब 5 दिन हो गए थे माँ का बुखार यूं ही चढ़ता उतरता। अक्षरा ने जतिन से कहा कि सुबह माँ को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लाएं। जतिन को चिढ़ हुई कि मैडम खुद ऑफिस जाएगी और मुझे सेवा में लगाएगी।
उसने तुरंत कहा कि उसे ज़रूरी काम है ऑफिस में, इसलिए वो खुद छुट्टी ले और माँ को डॉक्टर के पास ले जाए। अक्षरा सोच में पड़ गई कि क्या करे। उसने रियांश को कॉल करना ही सही समझा। हेलो रियांश सर, आज मेरा आना मुश्किल हो रहा है। माँ को आज डॉक्टर के पास ले जाना है। क्या आज आप मैनेज कर लेंगे? तभी मैं बेफिक्र होकर जा पाऊंगी। अक्षरा जी आप जाइए, मैं आज का काम संभाल लूँगा। थैंक यू रियांश सर। इसके बाद अक्षरा ने मिस शिवानी को कॉल कर छुट्टी ली और माँ को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने उन्हें एडमिट किया और उनके सारे ज़रूरी टेस्ट किए। शाम तक माँ को छुट्टी मिली। अक्षरा माँ को घर ले आई। बुखार अब उतर गया था, पर कमजोरी काफ़ी आ गई थी। जतिन ने शाम को आकर माँ का हाल पूछा। अक्षरा ने सारा हाल बयान किया। कल शाम रिपोर्ट आएगी माँ की, तुम ऑफिस से आते हुए लेती आना। जतिन ने ऑर्डर दिया और कमरे में चला गया। अक्षरा चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही और सोचने लगी कि माँ से भी इतनी बेरुखी। अक्षरा अगले दिन हॉस्पिटल पहुंची और उसने डॉक्टर से रिपोर्ट के बारे में बात की। शाम के 7 बजे अक्षरा घर पहुंची। आकर सोफे पर कुछ इस तरह बैठी जैसे कोई जंग हार कर आई हो। आंखें नम थी। माँ ने आवाज़ दी, आ गई बेटा, रुक पानी लाती हूँ तेरे लिए। माँ की आवाज़ सुनते ही अक्षरा ने अपनी आंखें पोंछी और संभाला खुद को। माँ तबीयत कैसी है आज? बुखार तो नहीं आया? नहीं बेटा, बुखार तो नहीं आया, पर थकान सी होने लगती है अब, काफ़ी कमजोरी आ गई है। अच्छा तो रिपोर्ट लाने वाली थी ना, क्या हुआ रिपोर्ट का? माँ रिपोर्ट में कुछ नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि उम्र हो रही है, इसलिए कमजोरी आने लगी है। खाने पीने पर ध्यान देना है। मेरे नौकरी करने से आपकी सेहत पर कितना असर पड़ रहा है। मुझे लगता है मैं नौकरी छोड़ देती हूँ। अरे पागल हो गई हो क्या? जरा सी तबीयत खराब हुई है मेरी और तू नौकरी छोड़ेगी? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। माँ किचन में थी और इधर अक्षरा अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। वो उठकर वॉशरूम में गई और तेज तेज रोने लगी। जतिन ने आकर पूछा तो अक्षरा टाल गई। रात जब माँ आयुष के साथ सो चुकी थी, तब अक्षरा कमरे में आई और जतिन को बताया कि माँ की रिपोर्ट सही नहीं है। सारी बात सुनते ही जतिन बौखला गया। उससे सहन नहीं हुआ और उसने माँ की बीमारी का पूरा इल्ज़ाम अक्षरा पर लगा दिया। देख लिया तुम्हारी नौकरी करने का फल, माँ की ये हालत हो गई आज। इसी बात पर दोनों की कहासुनी बढ़ गई। अक्षरा की बेशक कोई गलती नहीं थी, पर वो भी खुद को अपराधी सा महसूस कर रही थी। जतिन ने तुरंत रिपोर्ट मांगी। अक्षरा ने रिपोर्ट दिखाई, जिसमें साफ साफ लिखा था कि माँ की छोटी आंत में कैंसर है, जो 3री स्टेज तक पहुँच चुका है। जतिन के होश उड़ गए थे। उस समय उन दोनों को महसूस हो रहा था कि माँ उनके हाथों से छूटती जा रही है। वो जितना कसकर पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतनी तेजी से हाथ से निकल रही है। अक्षरा को सिर्फ माँ का सहारा था और अब माँ भी। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।